हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। माय नेम इज सोनम चौहान। सो BS 6 सेमेस्टर की ये पहली क्लास है। तो आज हम यहाँ पे शुरुआत करने जा रहे हैं इंडियन पॉलिटिकल थॉट यानी कि भारतीय राजनीतिक चिंतक, जिसमें हम बात करेंगे यहाँ पे सबसे पहले एनेशिएंट पॉलिटिकल थॉट के बारे में, यानी कि जो प्राचीन राजनीतिक चिंतन है, जिसमें हम सबसे पहले बात करने वाले हैं मनु के बारे में। ठीक है, कोई डाउट कोई क्वेश्चन है तो नीचे कॉमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। बाकी आप हमें इंस्टा पर भी DM करके पूछ सकते हैं, और इंस्टा ID नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, फॉलो ज़रूर कर लेना, क्योंकि वहाँ पर छोटी छोटी जो रील्स होती हैं कुछ सेकंड में ही हम आपको स्मार्ट स्टूडेंट बनाने की पूरी कोशिश करते हैं। और पॉलिटिकल साइंस और बाकी और बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं, उनसे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होती है, जो जनरल नॉलेज जो होती है, वो वहाँ पर हम शेयर करते रहते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में चेकआउट ज़रूर कर लेना एंड फॉलो ज़रूर कर लेना। ठीक है, तो 6 सेमेस्टर में देखिए आपके 2 पेपर हैं, जैसे 5th सेमेस्टर में थे ऐसे ही 6 सेमेस्टर में है। तो एक है आपका इंडियन पॉलिटिकल थॉट, और दूसरा है आपका इंटरनेशनल रिलेशन एंड फॉरेन पॉलिसी। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे आज मनु की। तो जहाँ तक मैं मनु की बात करती हूँ, तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने ये नाम पहली बार सुना होगा, जो ये नाम पहली बार मतलब सुन रहे होंगे, और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो पहले से इस नाम के बारे में जानते हैं। मनु से मनुस्क्रिप्ट के बारे में काफ़ी कुछ जानते होंगे। लेकिन आज इस लेक्चर में संपूर्ण जानकारी इस टॉपिक से रिलेटेड हम यहाँ पर देने वाले हैं। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, और जो भी आपका फ्रेंड सर्कल है, जो भी 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, उन सबको शेयर कर दो। जो क्लासेस है वो स्टार्ट हो चुकी हैं। ठीक है, बाकी सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि क्विकली आप तक नई क्लासेस का जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम कुछ प्रस्तावना यानी कि इनके इंट्रोडक्शन के बारे में। देखिए, जो हम वेस्टर्न पॉलिटिकल जो थॉट पढ़ते हैं, ठीक है, इससे भी पुराना हमारा खुद का भारतीय राजनीतिक चिंतन है। यानी कि इंडियन पॉलिटिकल थॉट हमारा सबसे पुराना है, ये वेस्टर्न से भी पुराना है। तो ये जितने भी प्लेटो, रूसो, ये जितने भी आप वेस्टर्न में पढ़ते हो, ये सब भारत से ही सीख सीख कर इंटेलिजेंट बने, इतना आप मान करके चलो। क्योंकि दुनिया का सबसे पहला संविधान मनुस्मृति को बताया जाता है, जो मनु द्वारा लिखित है, मनुस्क्रिप्ट जिसको बोलते हैं बेसिकली। ठीक है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि सबसे मतलब जो भाई क्या है कि वेलफेयर स्टेट कैसा होना चाहिए। सो बेसिकली जो बेसिक चीज़ें होती है एक राजा के बारे में, एक राज्य के बारे में, तो वर्ल्ड का सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन मनुस्मृति को ही माना जाता है। और ये माना जाता है कि दुनिया इसको मतलब ये ऐसा बनाया गया था कि दुनिया इसको फॉलो करती है। और आज भी बहुत सारी ऐसे वेस्टर्न में कंट्रीज़ हैं जो इस मनुस्क्रिप्ट को फॉलो करती है। ठीक है, तो प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन वो है जो पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन से भी पहले का है। तो भारतीय चिंतकों ने जो अपनी राय दी, जो अपने विचार दिए, वो राजनीति शास्त्र के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं। सो मनु पूरे विश्व का पहला एक ऐसा मानव जाति का एक ऐसा व्यक्ति या पर्सनैलिटी हम इसको बोल सकते हैं। मतलब मनु के बारे में काफ़ी कुछ ऐसी बातें हैं जो मतलब कथाओं के तौर पर जानी जाती है। यूँ कहे कि क्या इसमें कितनी सच्चाई है। ठीक है, इस चीज़ को लेकर के डाउट बहुत सारे आ सकते हैं। सो मनु ने मानव के संपूर्ण सामाजिक जीवन की व्यवस्था की परिकल्पना की है, कि भाई जो इंसान है, ठीक है, उसका एक सोशल लाइफ उसकी कैसी होनी चाहिए, उसकी पूरा का पूरा जो मैनेजमेंट है वो उन्होंने वहाँ पे क्रिएट किया है। मतलब एक इमेजिनेशन की है कि भाई ऐसी सोसाइटी इंसानों की होनी चाहिए। उन्होंने मानव के सामाजिक जीवन के उन सिद्धांतों को एक्सप्लेन किया है जिन्हें सभी कालों और देशों में लागू किया जा सकता है। यानी कि जब आप मनुस्क्रिप्ट में स्टेट को लेकर के, स्टेट के लीडर को लेकर के जो भी फंक्शंस, जो उनके एलिमेंट्स जब आप स्टडी करते हो, तो आपको ये मतलब फील होगा, आपको ये अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि ये हर एक काल में लागू हो सकता है और हर एक देश इसको फॉलो कर सकता है। ठीक है, बात आती है इनकी बायोग्राफी, इनके जीवन परिचय के बारे में, तो काफ़ी कुछ कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। तो मनु के जीवन काल को लेकर के बहुत सारे मतभेद है, बहुत सारे इल्यूजन हैं, और मनु कौन थे, क्या थे, इसको लेकर के बहुत सारे ऐसे विचारक हैं, थिंकर्स हैं, जो अपनी अपनी अलग अलग राय देते हैं। ठीक है, पौराणिक कथाओं में मनु को मानव जाति का जनक और प्रथम विधिवेत्ता माना जाता है। प्रथम विधिवेत्ता का मतलब होता है कि पूरी दुनिया में मनु एक ऐसा इंसान था, पहला एक ऐसा मानव था जिन्होंने रूल रेगुलेशन क्रिएट किए थे, यानी कि जिनको कानून की बहुत ज़्यादा समझ थी, जिसको विधिवेत्ता बोलते हैं। ठीक है, ये जो आइडियोलॉजी है इससे प्रचलित है कि जब मतलब एक आइडियोलॉजी बहुत ही ज़्यादा फेमस है। अब इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है, ये तो नहीं, मतलब ये तो टैग लगा करके नहीं बोला जाता, कोई ऐसा प्रूफ भी नहीं है। लेकिन हाँ, ये धारणा काफ़ी समय से प्रचलित है कि जब पूरी पृथ्वी पर जलमग्न
हो गई थी पूरी पृथ्वी, यानी कि चारों तरफ से पानी ही पानी था, तब मनु और उसकी पत्नी शतरूपा ही बची थी। और उसके बाद मनु ने एक संगठित समाज की कल्पना की थी और उसको क्रिएट करने की मतलब उनकी कोशिश थी वो स्टार्ट हुई। उन्हें आवश्यकता लगी कि हाँ, एक संगठित समाज होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, मतलब ये धारणा है। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो मैं नहीं बता सकती आपको, लेकिन हाँ, जब आप मनुस्क्रिप्ट पढ़ते हो तो उसमें ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। अब बात करेंगे राज्य के साप्ताहिक सिद्धांत के बारे में कि मनु ने राज्य के साप्ताहिक सिद्धांत में क्या क्या बताया है। बेसिकली जब आप कौटिल्य पढ़ते हो, आप भीष्म पढ़ते हो और आप मनु पढ़ रहे हो, इन तीनों को ही मिला करके साप्ताहिक थ्योरी आपको सेम ही नज़र आएगी। कुछ भी इसमें डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, जैसे स्वामी जिसको बेसिकली राजा बोला जाता है, आमत्य जिसको मंत्री बोला जाता है, पुर यानी कि किला, राजधानी, कैपिटल। ठीक है, और जनपद यानी कि राज्य, कोष यानी कि जहाँ पर धन का संग्रह यानी कि जहाँ पर इमरजेंसी के लिए पैसे को संभाल करके रखा जाता है, और दंड, और सातवां है मित्र। तो ये 7 ऐसे कंपोनेंट्स हैं, 7 ऐसे थ्योरीज हैं जो कि स्टेट में हर एक राज्य में राजा के लिए सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। अब मैं आपको इनको एक्सप्लेन करके बताऊं तो भाई, जो स्वामी किसी भी स्टेट के लिए जो राज्य होता है, जो राजा होता है, स्वामी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसको लीड करने के लिए एक लीडर होना बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं। आमत्य यानी कि उसको समय समय पर सलाह और परामर्श देने के लिए मंत्री बहुत ज़रूरी होते हैं। पूरे राज्य को चारों तरफ से प्रोटेक्ट करने के लिए किला, जिसको बेसिकली किले आपने देखे होंगे जब आप इधर राजस्थान जैसी शहर मतलब स्टेट में घूमने के लिए जाते हो, कहीं पर भी ऐसी जगह जाते हो जहाँ पर राजा महाराजा पहले से रहे थे, तो वे किले क्रिएट कराते थे। राजधानी जहाँ पर मतलब एक तरीके से चारों तरफ से इतनी ऊंची ऊंची उनकी दीवारें होती थी, और वो उसके बीच में वो राज्य हुआ करता था, ताकि जब बाहर से आक्रमण हो तो आक्रमणकारी राज्य में एंट्री करने से पहले मतलब वो थक हार के वहीं पे बैठ जाएं। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा सिक्योर करते थे, किले बहुत ऊंचे ऊंचे हुआ करते थे। इससे कि जनपद यानी कि राज्य, कोष वही है कि इमरजेंसी के लिए जो पैसा है वो एकत्र करके रखना, दंड तो किसी भी राज्य के लिए दंड यानी कि पनिशमेंट, न्यायपालिका की व्यवस्था होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। एंड मित्र यानी कि कोई भी स्टेट जब तक डेवलप नहीं हो सकता जब तक कि वो मित्र जो भी आसपास के जो राष्ट्र हैं उनसे मित्रता या जो भी मतलब रिलेशनशिप हो वो कायम नहीं करता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं राजा संबंधी विचार। तो मनु के राजा को लेकर के उनके कैसे विचार थे। राजा मनु के पॉलिटिकल थॉट का केंद्र बिंदु है। ठीक है, तो मतलब मनु जो भी उनके पॉलिटिकल थॉट आते हैं मनु के माइंड में, उनमें पॉइंट कहाँ पर होता है, राजा को ही मतलब पॉइंट में केंद्र में मानते हैं। तो मनु के अनुसार राजा ईश्वर का रूप है, तो उसका अपमान नहीं होना चाहिए। यानी कि यहाँ पर मनु ने राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि बता दिया, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड बता दिया यहाँ पे। अब राजा सदैव ब्राह्मणों के प्रति संवेदनशील है, यानी कि मनु ये कह रहे हैं कि भाई जो राजा है उनका उनके मतलब मनु के विचार के अनुसार एक राजा कैसा होना चाहिए कि जो ब्राह्मण हैं उनके प्रति वो संवेदनशील रहे, उनका सम्मान करे। और राजा का मुख्य जो कार्य होता है वो है प्रजा की रक्षा। सो बेसिकली हर एक स्टेट, हर एक काल में राजा का जो मेन फंक्शंस होता है वो यही होता है कि वो अपनी प्रजा की रक्षा करे। फिर राजा को जितेंद्रिय, न्यायी, विनीत, लोकप्रिय होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि जो बेसिकली जो किंग होता है अगर वो अपनी पांचों इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं करता है तो वो राज्य को सही तरीके से नहीं चला सकता। ठीक है, जितेंद्रिय हो ना, जिसने अपनी सारी इंद्रियों को वश में कर लिया उसको जितेंद्रिय बोलते हैं। लोकप्रिय होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है हर एक राजा के लिए, क्योंकि अगर वो जनता का प्रिय नहीं है तो वो जनता को कभी विश्वास में नहीं ला सकता, ना ही फिर देखो जनता भी सपोर्ट नहीं करती है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं राज्य की उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत, यानी कि जो डिवाइन थ्योरी है स्टेट की ओरिजिन की, कि भाई किस तरीके से स्टेट क्रिएट होगा। तो राज्य की उत्पत्ति के संबंध में अगर बात करें तो मनु देवी सिद्धांत का प्रतिपादन करता है। जैसे कि अभी हम पढ़ कर के आ चुके हैं कि मनु राजा को गॉड का प्रतिनिधि या गॉड का मतलब रिप्रेजेंटेटिव ही मानता है सीधे, कि भाई हम राजा का अपमान नहीं कर सकते, सीधे सीधे अगर करेंगे तो वही होगा कि हम अपने भगवान का अपमान कर रहे हैं। तो वो पूरा यहाँ पे देवी सिद्धांत का प्रतिपादन करता है। मनुस्मृति के 7वें अध्याय में राजधर्म का प्रति प्राप्त करते हुए राज्य की उत्पत्ति का वर्णन उन्होंने वहाँ पे किया गया है। ठीक है, इसके अनुसार सृष्टि की प्रारंभिक अवस्था बहुत ज़्यादा भयंकर थी, और न राजा था न राज्य था, और मत्स्य न्याय की बहुत मतलब ज़्यादा स्थिति देखने को मिलती है। मत्स्य न्याय का मतलब होता है कि जहाँ पर बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। जैसे कि कहने का मतलब ये है कि
जो पावरफुल व्यक्ति होते हैं वो दुर्बल जो लोग होते हैं, जो जिनके पास पैसा नहीं होता है या जो गरीब होते हैं वो उनको खा जाते हैं। ठीक है, ये होता है मत्स्य न्याय। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे राजा के निर्माण के तत्व कि भाई यहाँ पर मनु ने राजा को ईश्वर का रूपी बोला है, ईश्वर रूपी बोला है। सो उन्होंने राजा के अंदर ये कुछ ऐसे गुण, कुछ ऐसी वैल्यूज इंक्लूड की है कि राजा इंद्र के समान है, सूर्य, यम, कुबेर, चंद्रमा, अग्नि, वायु, इन सब के इन सब की जो एलिमेंट्स है ना वो राजा के अंदर राजा को बनाने में काम आते हैं। जैसे इंद्र उसके प्रभुत्व को निखारने में काम आता है, उसकी पावर को निखारने में काम आता है। सूर्य उसके प्रताप यानी कि उसको तेज करता है। यम उसके उसके क्रोध का काम करता है। कुबेर उसको धन देता है। चंद्रमा आनंद की प्राप्ति है। अग्नि तेज से है। वायु लोगों को कर्म की तरफ प्रेरित करना। ठीक है, तो ये राजा के मतलब जब राजा तैयार होता है, सो बेसिकली यहाँ पर आप समझ चुके होंगे मनु एक ऐसे राजे की कल्पना कर रहा है जो साक्षात भगवान ने धरती पर भेजा है अपना प्रतिनिधि बना करके। सो उस राजा को बनाने में इन ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं ये काम में उन्होंने मतलब ये यूटिलाइज हुए, ये इंक्लूड किए गए हैं। इंद्र, सूर्य, यम, कुबेर, चंद्रमा, अग्नि, वायु। ठीक है, ये मनुस्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें हैं। एक्चुअल में किस तरीके से हुआ है इस पर अभी तक मतलब कोई भी ऐसा स्टैम्प नहीं है कि हाँ राज्य इसी तरीके से बना होगा या सबसे पहले कैसी व्यवस्था होगी। इस पर सर्च वगैरह चलते रहते हैं। ठीक है, अभी फिलहाल हम एंशियंट थॉट को पढ़ रहे हैं जिसमें मनु की बात कर रहे हैं। यहाँ पर आगे बात करते हैं राजा के आवश्यक गुण। तो राजा को चाहिए कि वह ब्राह्मणों के प्रति सदैव संवेदनशील और नियमशील रहे। उनकी एक तरीके से उनकी भाई क्या सम्मान दे उनको। राजा जितेंद्रिय बने, काम क्रोध से जो भी एक्टिविटी होती है उसका पूरी तरीके से उसको अबोलिश कर दे, उसका परित्याग कर दे। राजा को शिकार, जुआ, नाच गाना या कटु वचन, ईर्ष्या आदि इन सभी एक्टिविटी से बचकर रहना ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर राजा है तो वो शिकार नहीं कर सकता है, मतलब एक तरीके से ये एक्टिविटी उसको नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं राजा के कर्तव्यों के बारे में, जैसे कि प्रजा की रक्षा करना, राज्य की रक्षा करना, मंत्रियों के साथ अच्छा व्यवहार करना, बाहरी आक्रमण से राज्य की रक्षा करना, मंत्री पद पर योग्य व्यक्तियों का चयन करना, गोपनीय और राजकीय बातों को सदैव गुप्त रखें। ठीक है, कूटनीतिक पूर्वक परराष्ट्र संबंधों का संचालन करें। कूटनीति यानी कि जो डिप्लोमेटिक पॉलिसी है उसको यूज करें इंटरनेशनल रिलेशन बनाने में। ठीक है, परराष्ट्र का मतलब होता है इंटरनेशनल। राज्य में लोक कल्याण के कार्य करें। अब इन सब बातों को जब हम स्टडी कर लेते हैं तो माइंड में क्वेश्चन आता है कि क्या मनु का राजा निरंकुश है। क्योंकि देखो मनु ने तो अपने किंग को, अपने राजा को, जो राज्य का राजा है उसको तो बता दिया भगवान का प्रतिनिधि। अब जब वहाँ की प्रजा एक राजा को भगवान की तरह ट्रीट करेगी, भगवान की तरह उसकी पूजा पाठ करेगी और उसकी हर कही हुई बात वो भगवान की आज्ञा की तरह उन्हें मानेगी। और अगर उनके मन में कभी भी ऐसा आया कि भाई राजा ने जो बोला है हम अगर नहीं करेंगे तो ये भगवान का मतलब साक्षात भगवान का हम अपमान करेंगे, तो ऐसा तो हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। सो ऐसे में पूरी पूरी गुंजाइश ये रहती है कि भाई राजा निरंकुश हो सकता है, डिप्लोमेटिक हो सकता है, डोमिनेट कर सकता है और अपनी मर्जी से वो गलत कार्य भी करेगा तो भी उसको कोई रोक नहीं सकता है। तो ऐसे में मनु ने इसका भी सॉल्यूशन निकाला है। कुछ पॉइंट में यहाँ पर देख लेते हैं कि धर्म का नियंत्रण, यानी कि मनु कहता है कि हमने राजा को धर्म के अधीन रखा है। यानी कि वो कहता है कि राजा को धर्म के अधीन रहना चाहिए। अगर राजा धर्म के अनुसार कार्य करता है तो वो एज ए गॉड की तरह उसका सम्मान किया जाएगा। बट अगर राजा भी अधर्म काम करता है तो वो भी बख्शा नहीं जाएगा। संस्थागत नियंत्रण है कुछ, यानी कि जो उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, जो उनकी मंत्री परिषद, जो राजा अपनी हेल्प के लिए, उसके परामर्श के लिए जो होता है, सो वो हर एक काम उनके परामर्श से उनसे डिस्कस करके ही फाइनल करता है। तो वो अकेले कुछ नहीं करता है, तो ऐसे में भी उस पर कंट्रोल रखा जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा राजा के लिए दंड का विधान कि भाई अगर दंड प्रजा के लिए है तो राजा के लिए भी, कि जब भी राजा ठीक है वो एक गॉड का रिप्रेजेंटेटिव है, वो ईश्वर का प्रतिनिधि है, हम मानते हैं, लेकिन अगर वो कहीं पर भी कोई गलत कार्य करता है तो जिस तरीके से वो प्रजा को दंड देने का अधिकारी है वैसे ही वो खुद भी उसको दंड दिया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा राजा के कुछ व्यक्तिगत गुण और दिनचर्या, यानी कि उसकी कुछ पर्सनल वैल्यूज़ और उनके कुछ डेली रूटीन उसके ऐसे होने चाहिए ताकि वो प्रजा को इंस्पायर कर सके। क्योंकि अगर राजा साहसी नहीं होगा, राजा लेजी होगा, ठीक है, सिर्फ वो खा रहा है और मतलब ऐशो आराम कर रहा है, उसे प्रजा की ज़रा भी चिंता नहीं है, ठीक है, तो ऐसे में वो एक अच्छा राजा नहीं माना जाता। ठीक है,
तो उसकी दिनचर्या भी एक बेस्ट तरीके की होनी ज़रूरी है। इसके अलावा मंत्रिपरिषद की बात करते हैं तो समय समय पर प्रशासनिक सलाह देने के लिए राजा एक मंत्रिपरिषद रखता है। मंत्रियों की संख्या की बात करें तो मनु नॉर्मली 7 से 8 मंत्री रखने का समर्थन करता है। मनु का विचार है कि राज्य कार्य की सुविधा की डायरेक्शन से जितने मंत्री की आवश्यकता उतने वो रख सकता है। ठीक है, फिर इसके बाद बात करते हैं मंत्रियों की योग्यताओं की, यानी कि उनकी क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए। मिनिस्टर जो काउंसिल जो मंत्रिपरिषद के लिए, कैबिनेट के लिए वो उनको अपॉइंट करता है। देखिए, प्रत्येक मंत्रिपरिषद सदस्यों को उनकी योग्यता के अनुसार कार्य विभाग सौंपा जाना चाहिए, यानी कि जिसके अंदर जो कैपेबिलिटीज़ है उसके अकॉर्डिंग ही उनको डिपार्टमेंट डिस्ट्रीब्यूट किए जाने चाहिए। शूर, दक्ष, कुलीन सदस्यों को अर्थ विभाग यानी कि पैसे यानी कि फाइनेंस डिपार्टमेंट उनके हाथ में होना चाहिए। शुद्ध आचरण करने वाले जो सदस्य हैं उनको रत्नों की खान का विभाग, जो माइंस वगैरह होती हैं, वो डिपार्टमेंट उनके हाथ में होना चाहिए। एंड दंड विभाग को आमात्य यानी कि मंत्री संभालेंगे, जो उनके मंत्री होते हैं। ठीक है, यानी कि भाई जो न्यायपालिका है, जो न्यायालय है, किस तरीके से किसको दंड देना है, कैसे मतलब जो अधर्म कार्य है तो उन कार्यों के आधार पर किस तरीके का दंड है व्यवस्था करनी है, ये सब आमात्य संभाले। कोष विभाग को राजस्व के अधीन रखे। तो ये कुछ ऐसी कैपेबिलिटीज़ हैं जो मंत्रियों के अंदर होनी चाहिए। इसके अलावा कानून और न्याय व्यवस्था की बात करें तो मनु ने सुझाव दिया है कि कानून निर्माण यानी कि जो लॉ क्रिएशन है उनका कार्य व्यवस्थापिका करे और न्यायपालिका न्याय व्यवस्था को व्यवहार में लागू करे। ठीक है, तो कानून और न्याय व्यवस्था भी काफ़ी अच्छे तरीके से इन्होंने यहाँ पे क्रिएशन किया उस चीज़ का। सो अब तक तो चीज़ें देख करके पढ़ करके आपको लग ही चुका होगा कि भाई मनु ने मनुस्क्रिप्ट में जिस तरीके से राज्य और राजा को लेकर के अपने विचार रखे हैं, तो ये हर एक कंट्री में अपनाए जा सकते हैं और हर एक काल में इसको अपनाया जा सकता है। ठीक है, फिर बात करते हैं न्यायालयों का गठन, कि भाई किस तरीके से एस्टैब्लिश किए जाते हैं। अगर हम जुडिशरी की बात करते हैं तो मनु कहते हैं कि भाई न्यायालयों को धर्म सभा कहा गया है। मनु ने न्यायालयों को क्या बोला है, एक धर्म सभा बोला है। राजा धर्म सभा का अध्यक्ष होता है, लेकिन राजा अपने कार्य धर्म सभा के सदस्यों अर्थात जो मंत्री हैं उनके परामर्श से करता है। ठीक है, वो अपनी मर्जी नहीं करेगा कि भाई मेरी मर्जी है, मेरे को ये काम करना है, लेकिन अगर उसको वो काम करना है तो वो अपने उस धर्म सभा में जो भी मंत्री हैं उनके परामर्श से करेगा। ठीक है, इसके बाद अगर न्यायाधीशों की योग्यता है, भाई जो न्यायालय बनाया है उनमें जो न्यायाधीश होते हैं उनकी क्या योग्यता है। मनु कहता है कि यहाँ पे जो न्यायाधीश हैं वो सदाचारी, विद्वान और वेदों के ज्ञाता होने चाहिए। ठीक है, तो उन्हें वेदों का ज्ञान भी होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। इसके अलावा मनु कहता है कि शूद्र न्यायाधीश नहीं बन सकते, ऐसा उन्होंने अपने मनुस्क्रिप्ट में एक्सप्लेन किया हुआ है। बाकी वर्ण व्यवस्था को एक्सप्लेन किया उन्होंने। सो मनु ने सोसाइटी को 4 वर्णों में डिवाइड किया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, सो मेक श्योर आज का वीडियो लेक्चर आपको काफ़ी हद तक क्लियर आउट हो चुका होगा। मैंने संपूर्ण जानकारी इनकी पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मनु से रिलेटेड इस वीडियो में डिस्कस कर दी है। फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन तो मुझे कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं। बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ में नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।